Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel The Study Pointer. आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे अपने पिछले लेक्चर से जहां हमने एंड किया था। तो हमने पढ़ा था ट्रेडिशन के बारे में। ओके, हमने क्या पढ़ा था कि द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन रेफर्स टू ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर मॉडर्निटी एंड मॉडर्नाइजेशन इन सोसाइटी। और हमने ब्रीफली डिस्कस किया था द फीचर्स ऑफ ट्रेडिशंस। ओके, तो क्या थे बेसिकली फीचर्स ट्रेडिशन के? तो नंबर 1 थे हमारा हायरार्ची, सेकेंड फीचर जिसको हम कह सकते हैं कलेक्टिविटी और होलिज्म, थर्ड फीचर हमारा ट्रांसेंडेंस, एंड फोर्थ फीचर कंटिन्यूटी। ओके, तो हमारा ट्रेडिशन के 4 बेसिक फीचर्स हैं जिसको हम एक निमोनिक से याद रख सकते हैं, HCTC, हायरार्ची, जिसको रैंक ऑर्डरिंग और ग्रेडेशन भी कहते हैं हम लोग। सेकेंड फीचर है हमारा ट्रेडिशन का कलेक्टिविटी और होलिज्म, थर्ड फीचर है ट्रांसेंडेंस, एंड फोर्थ फीचर है कंटिन्यूटी। अब हम इसको थोड़ा सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। तो व्हाट डज हायरार्ची रेफर्स टू? तो हायरार्ची रेफर्स टू रैंक ऑर्डरिंग एंड ग्रेडेशन इन सोसाइटी। ओके, तो अगर इसको समझना है तो हम जैसे एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, जैसे हमारा यूरोपियन सोसाइटी था। ओके, तो यूरोपियन सोसाइटी में अगर हमें हायरार्ची समझना है तो इसको समझने का तरीका है, जैसे यूरोपियन सोसाइटी में होता था फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ओके, तो फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे हमारे? तो फर्स्ट स्टेट में कौन आ गए हमारे? फर्स्ट स्टेट में आपको आ गए क्लर्जी, जो कि बेसिकली मेंबर्स होते थे कैथोलिक चर्च के। सेकेंड स्टेट में हमारे आ गए आपको नोबिलिटी, जो कि मेंबर्स होते थे एरिस्टोक्रेसी के। एंड थर्ड स्टेट में हमारे आ गए आपको कॉमनर्स, जो कि ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो इस तरह से हम हायरार्ची को समझते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अगर इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में हमें समझना है हायरार्ची को, तो हम वर्ना सिस्टम का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, वर्ना सिस्टम। तो हमारा वर्ना सिस्टम क्या था कि टॉप पे हमारे ब्राह्मण रहेंगे, सेकंड पे क्षत्रिय, थर्ड पे वैश्यास एंड फोर्थ पे शूद्रास। तो ये हमारा इंडियन सोसाइटी का आपको हायरार्ची हो गया, वर्ना सिस्टम के थ्रू आप समझ सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, पेट्रियार्कल हायरार्ची जो इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है और भी डिफरेंट सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। वो कैसा है? मेल टॉप, फीमेल एट बॉटम। ओके, तो मेल इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड फीमेल एक्सप्रेसिव रोल। ओके, अब हम एक चीज और देखिए हायरार्ची में कि ट्रेडिशनल सोसाइटी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिड हायरार्ची। ओके, ट्रेडिशनल सोसाइटी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिड हायरार्ची, बट इन मॉडर्न सोसाइटी वंस पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय वंस अचीवमेंट। आपका जो अचीवमेंट होगा उससे डिटरमाइन होगा आपका सोसाइटी में क्या पोजीशन है। ओके, अब जैसे आप एग्जांपल देखिए रिजिड हायरार्ची का कि वर्ना सिस्टम। ओके, वर्ना सिस्टम क्या था? ये ऑक्यूपेशन को स्पेसिफाई कर देता था कि आप जिस वर्ण में बॉर्न होंगे आपका ऑक्यूपेशन वही होगा, तो वहां पे हायरार्ची रिजिड था। ओके, बट इन मॉडर्न सोसाइटी हम क्या देखते हैं कि आपका अचीवमेंट डिसाइड करता है आपका सोसाइटी में क्या पोजीशन होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा फीचर्स है ट्रेडिशन का कलेक्टिविटी और होलिज्म। ओके, इसको हम थोड़ा देखते हैं। तो कलेक्टिविटी और होलिज्म, नाम से ही पता चला है कलेक्टिविटी मतलब ग्रुपिंग्स का बात हो रहा है। ये एक्चुअली इंडिविजुअलिज्म के अपोजिट होता है। और इन ट्रेडिशनल सोसाइटी डेविएशन वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम कलेक्टिव वैल्यूज। ठीक है, तो कलेक्टिविटी और होलिज्म ये अपोजिट टू इंडिविजुअलिज्म है। और हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी था उसमें डेविएशन था, क्या था? प्रोहिबिटेड था फ्रॉम कलेक्टिव वैल्यूज। अब जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी का एग्जांपल लेंगे, इनफैक्ट कास्ट तो मॉडर्न सोसाइटी का भी एग्जांपल है।
तो कलेक्टिविटी से अगर कोई भी हट के काम करता था वो उसको मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता था। ओके, ट्रेडिशनल सोसाइटी में कलेक्टिविटी को चेरिश किया जाता था। जैसे आप कुछ भी देख लो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ये देख सकते हो कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में younger member of the society will respect elder member and will always listen to them, but in modern society we see one to one conversation between the younger as well as elder member of society। तो ये हम देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस क्या हुआ, इसको कहते हैं जैसे हम लोग अदर वर्ल्डली ओरिएंटेशन, पास्ट वर्ल्डली पिछले जन्म का एग्जिस्टेंस और एक्सपीरियंस बियॉन्ड द नॉर्मल फिजिकल लेवल, ये हमारा हो गया ट्रांसेंडेंस। ठीक है, ट्रांसेंडेंस क्या हो गया, अदर वर्ल्डली ओरिएंटेशन जो हमारा होता है, पास्ट वर्ल्डली पिछले जन्म का, जैसे हम लोग कहते हैं ना पिछले जन्म का जो हमने कर्म किया होगा वो इस जन्म में मिलेगा, इस टाइप का जो एक्सपीरियंस होता है उसको ट्रांसेंडेंस कहा जाता है। यानी एग्जिस्टेंस और एक्सपीरियंस बियॉन्ड द नॉर्मल और फिजिकल लेवल। ठीक है, बट इन मॉडर्न सोसाइटी क्या होता है, हम लोग वी बिलीव इन टेम्पररी प्रेजेंट वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्डली ओरिएंटेशन एंड नॉट ट्रांसेंडेंस। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय present world orientation, today's world orientation and temporary orientation and not transcendence कि पिछले जन्म में क्या हुआ। ओके, नेक्स्ट हमारा फीचर है एक और ट्रेडिशन का, इसको कहते हैं हम कंटिन्यूटी। ओके, तो इन ट्रेडिशनल सोसाइटी कंटिन्यूटी वाज चेरिस्ड, जैसे हमने कहा कलेक्टिविटी को चेरिश किया जाता था, ट्रेडिशनल सोसाइटी में कंटिन्यूटी के साथ भी सेम सीन है कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी कंटिन्यूटी वाज चेरिस्ड, जैसे कंटिन्यूटी ऑफ वैल्यूज, कंटिन्यूटी ऑफ नॉर्म्स, continuity of institutions। okay, change was considered as a deviation in traditional society। traditional society में change को deviation माना जाता था सोसाइटी की collective values से। okay, तो हमने modernity को देखा, हमने traditionality को देखा, अब मैं एक assignment दे रहा हूँ, write a short note on differences between traditionality and modernity। okay, so हमने देखा ट्रेडिशनलिटी को भी देखा और मॉडर्निटी को भी देखा। तो मॉडर्निटी कैसे आया, हाउ मॉडर्निटी कम, तो सोशल चेंज। तो व्हाट डज सोशल चेंज मीन्स, सो द चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, यानी सोशल स्ट्रक्चर हमारा क्या था, याद कीजिए मैंने इसके बारे में बताया है आपको। सोशल स्ट्रक्चर क्या था हमारा, इट इज इक्वल टू सोशल इंस्टीट्यूशंस प्लस वैल्यूज प्लस नॉर्म्स, दीज ऑल कंस्टिट्यूट आवर सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, values plus norms। So the change in social structure, the change in social system is called as social change। okay, the change in social structure yani institutions, values and norms, the change in social system refers to as social change। okay, next हम लोग अब बात करेंगे social changes in Europe। okay, तो कैसे आया सोशल चेंजेस इन यूरोप, ठीक है, क्योंकि हमारा सोशोलॉजी भी जो इमर्ज हुआ है जो सोशल चेंज यूरोप में हुए उसके कारण ही हुआ है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि ट्रेडिशनल यूरोप था। ओके, ट्रेडिशनल यूरोप, ओके, जिसको हम लोग डार्क एजेस भी कहते हैं। ओके, डार्क एजेस। और डार्क एजेस बेसिकली हम 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी के पीरियड को कहते हैं यूरोप में। ओके, ठीक है, तो डार्क एजेस इज ए टर्म for the early middle ages or occasionally the entire middle ages in western Europe after the fall of Roman Empire that characterizes it as marked by economic, intellectual and cultural decline। okay, ये हमारा डार्क एज हो गया जो कि बेसिकली 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी का पीरियड था यूरोप में। और इस दौरान कुछ इवेंट्स हुए, ठीक है, डार्क एजेस के दौरान इवेंट्स हुए या कुछ कॉजेस थे जिन्होंने क्या लाया, मॉडर्निटी लाया और मॉडर्नाइजेशन लाया। ओके, जो हमारा ट्रेडिशनल यूरोप था जो डार्क एजेस के पीरियड से गुजर रहा था 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी के दौरान कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसके कारण से मॉडर्निटी आया। तो इवेंट्स क्या थे, तो पहला इवेंट था आपको इनलाइटनमेंट। ओके, दूसरा इवेंट था आपको जिसको इनलाइटनमेंट को हम रेनेसेंस भी कहते हैं। ओके, दूसरा इवेंट था कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन। ओके, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन।
तीसरा इवेंट था हमारा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, चौथा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ओके, एंड पांचवा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ये सारे इवेंट्स थे आफ्टर द एंड ऑफ डार्क एज, उस दौरान 15th-14th सेंचुरी के दौरान, जो कि मॉडर्निटी को यूरोप में लाने में हेल्प किए, जिसमें से आपको बेसिकली 5 इवेंट है इंपॉर्टेंट। इनलाइटनमेंट, जिसको रेनेसेंस भी कहते हैं हम लोग, कमर्शियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज वेल एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ओके, सो द इवेंट्स slash causes which brings modernity and modernization led to contradictory एंड पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ सोशल चेंजेस इन यूरोपियन सोसाइटी। ये जितने भी सारे इवेंट्स हुए यूरोप में 14th, 15th, 16th सेंचुरी के अराउंड, इन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल जो यूरोप था उसमें कंट्राडिक्टरी एंड पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ सोशल चेंज हुआ यूरोपियन सोसाइटी में। और इसके कारण क्या हुआ, इट डिस्टर्ब्ड द माइंड्स ऑफ थिंकर्स सच एज अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल डर्किम्स एंड मैनी अदर थिंकर्स, and they were actually influenced by the science and scientific method, so they applied scientific methods to study the nature of these paradoxical changes happening in the European society to provide solution to the emergent contradictions जो society में changes हो रहा था, okay, and thus emerged the science of society called sociology। okay, तो दरअसल बात ये है, ये सारे जितने भी इवेंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किया, एनलाइटनमेंट, रेनेसेंस, कमर्शियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिन्होंने मॉडर्निटी और मॉडर्नाइजेशन को लाया यूरोपियन सोसाइटी में, इसके कारण क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्टरी एंड पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ सोशल चेंज हुआ हमारा यूरोपियन सोसाइटी में, और इसने कुछ थिंकर्स के माइंड को डिस्टर्ब किया, उन्होंने सोचने पे मजबूर किया ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने इन जितने भी थिंकर्स थे, इन्होंने अपना साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया टू स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू इमरजेंट कंट्राडिक्शंस, जो भी यूरोपियन सोसाइटी में कंट्राडिक्शंस आ रहे थे सोशल चेंज के कारण, एंड थर्स इमर्ज द साइंस ऑफ सोसाइटी कॉल्ड सोशियोलॉजी। ठीक है, तो हमारा जो चेंजेस था उसमें पहला चेंज है आपको इनलाइटनमेंट, इसको पढ़ते हैं। ओके, इनलाइटनमेंट, रेनेसेंस जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, द इनलाइटनमेंट, द ग्रेट एज ऑफ रीजन, इनलाइटनमेंट को क्या कहा जाता है, द ग्रेट एज ऑफ रीजन। ओके, इज डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ रिगरस scientific, political and philosophical discourse that characterized European society during the long 18th century period। okay, जो 18th century हमारा था उसके दौरान, ठीक है, इनलाइटनमेंट हुआ, और इसको द ग्रेट एज ऑफ रीजन, हर चीज को इंसान क्वेश्चन करता था, ये क्यों हो रहा है। ओके, साइंटिफिक अप्रोच था ये ह्यूमन का, ये हर चीज को क्वेश्चन करता है, अगर सोसाइटी में कोई चीज है तो क्यों है। ओके, so the enlightenment refers to the great age of reason, is defined as the period of rigorous scientific, political and philosophical discourse that characterized European society during the long 18th century period। okay, or it was an intellectual and cultural movement in the 18th century Europe that emphasized reason over superstition। okay, that emphasized reason ओवर सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास था, एंड साइंस ओवर ब्लाइंड फेथ, एंड साइंस ओवर ब्लाइंड फेथ। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, हमारा जो सेकेंड इवेंट था विच ब्रिंग्स मॉडर्निटी एंड मॉडर्नाइजेशन इन ट्रेडिशनल यूरोप, ये था कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन। ओके, so with the expansion of trade and commerce, okay, with the expansion of trade and commerce, न्यू सी रूट्स का डिस्कवरी हुआ, ठीक है ना, शिप बिल्डिंग का जो टेक्नोलॉजी था वो भी इम्प्रूव हुआ, और with the wider integration of the European society with the worldwide economic system, there were cultural changes in the European society। okay, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ, सी रूट्स डिस्कवर हुए, शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई,
और यूरोपियन सोसाइटी का वर्ल्ड वाइड सोसाइटी से कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, और जिसके कारण से क्या हुआ, यूरोपियन सोसाइटी में कल्चरल चेंजेस आए। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ कि यूरोपियन मार्केट वेयर फ्लडेड विथ गुड्स फ्रॉम ईस्ट, लैटिन अमेरिका एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, अब ट्रेड एंड कॉमर्स का जो एक्सपेंशन हुआ है, इसके कारण क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम इन यूरोप। ठीक है, तो न्यू बैंकिंग सिस्टम आ गया यूरोप में। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सपेंडेड, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सपेंड हुआ। ठीक है, न्यू बैंकिंग सिस्टम आया, मोर ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स को इंकरेजमेंट मिला, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी इकोनॉमिक सोशल इंस्टीट्यूशंस हुआ। ठीक है ना, मर्चेंट्स को आसानी से लोन मिलने लगा और सोशल मोबिलिटी स्टार्ट होने लगा। ठीक है, अब जो मर्चेंट्स थे, जो न्यू मर्चेंट्स थे, जो लोन लेके सोशल मोबिलिटी जिनका हो रहा था विद द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि बेसिकली थर्ड स्टेट को बिलोंग करते थे, अब वो क्लर्जी, किंग्स या नोबिलिटी पे डिपेंड नहीं थे। ठीक है, दे आर नाउ बिकमिंग इंडिपेंडेंट। ओके, जो थर्ड स्टेट के न्यू मर्चेंट थे। ओके, सो एक नया क्लास इमर्ज हुआ, जिसको मिडिल क्लास भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, न्यू क्लास इमर्ज इन यूरोपियन सोसाइटी, जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास। ओके ओके, और जो कि काफी ज्यादा मोबाइल था ड्यू टू ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, सो इसके कारण क्या हुआ, हमारा क्लर्जी, नोबिलिटी का, चर्च का ऑथोरिटी डिक्लाइन हो गया। ओके, ठीक है, एंड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स further influences the values and norms of the European society. ठीक है ना, the earlier guidelines which were set by clergy was not functional now. क्लर्जी ने जो earlier guidelines set किया था due to commercial revolution, वो functional नहीं थे, and they were not suitable for the trade and commerce. ठीक है ना, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन क्या किया, ट्रेड एंड कॉमर्स को एक्सपेंड करने का कोशिश किया, बट जो अर्लियर गाइडलाइंस था, जो कि क्लर्जी के द्वारा सेट किया गया था, वो फंक्शनल नहीं थे, बिकॉज दे वर हैम्परिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, एंड दिस फंक्शनल नीड कोइंसाइडेड विद द रेनेसेंस, एनलाइटनमेंट। ओके, ये जो फंक्शनल नीड था सोसाइटी का, ये कोइंसाइड किया किससे, रेनेसेंस और एनलाइटनमेंट से, एंड प्रोड्यूस्ड साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ओके, एंड इट प्रोड्यूस्ड साइंटिफिक रेवोल्यूशन in the European society during the 14th century to 16th century. Okay, fine. So तो हमारा साइंटिफिक रिवोल्यूशन कब हुआ, 14th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक। ठीक है, ये हमारा थर्ड इवेंट हो गया। ओके, सो साइंटिफिक रिवोल्यूशन से क्या हुआ, इट इंट्रोड्यूसेस चेंजेस नॉट ओनली इन द मटेरियल लाइफ बट चेंजेस इन आइडियाज, values, norms, beliefs, attitude of the members of society. Okay, scientific revolution से क्या हुआ, it introduces changes not only in the material life, okay, but changes in ideas, values, norms, beliefs and attitudes. Okay, so due to scientific revolution, the earlier established values, norms, facts, realities were questioned in every field. ठीक है ना, people started thinking in scientific way. ठीक है, and the earlier established values, norms were questioned in every field with the application of scientific methods, and it helped in the emergence of sociology. हमने अभी ही बात किया कि मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए कुछ इवेंट्स हुए डार्क एजेस के दौरान, आफ्टर डार्क एजेस सॉरी, एंड ये इवेंट्स क्या थे, हमारा एनलाइटनमेंट, रेनेसेंस, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ओके, एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये बेसिकली 5 इवेंट्स थे जिसके कारण से हमारा आपको चेंजेस आया यूरोपियन सोसाइटी में, और जिसके कारण से मॉडर्नाइजेशन आया। ओके, सो द अर्लियर एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज वेर क्वेश्चनड इन एवरी फील्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, and it helped in the emergence of sociology. Okay, and science and scientific methods were started to be used in social researches. Okay na? It gives new insights to question the existing reality of
society. Okay, the scientific ways and methods give new insights to question the existing reality of society. सोसाइटी का एक साइंटिफिक आउटलुक डिस्कवर हुआ और जो थिंकर्स थे वो साइंटिफिक वे में सोचने लगे चीजों को रैशनल वे में. ओके, एंड थर्स कम्स द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. उसी के दौरान हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी होता है जो कि बेसिकली 1789 से लेके 1799 तक होता है. ओके, 1789 से 1799 तक. ओके, सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन द ईयर 1789 और उस समय लुई 16 का वहां पे साम्राज्य था. एंड फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 स्टेट एंड द फर्स्ट स्टेट बिलोंग्स टू क्लर्जी, सेकेंड स्टेट बिलोंग्स टू नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट बिलोंग्स टू कॉमनर्स. ओके, तो इससे हिस्टोरिसिटी में जाते हैं. 1715 से लेके 1789 तक. ओके, द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कॉमनर्स यानी थर्ड स्टेट्स डिटोरिएट, it got worsened. ठीक है ना, there was general discontent among the commoners, there was price rise. okay, तो इसके कारण क्या हुआ, there was shift in general intellectual orientation. earlier the intellectual or writer try to praise the monarchy, clergy. okay, but now the same intellectual and writer were concerned about the commoner, the third state members. ठीक है, these changes, these general shift in intellectual orientation mobilized the masses. These changes happening in the French society during the period of 1715 to 1789 where the economic conditions of commoner deteriorated mobilized the masses यानी commoners against the tyranny of the first and second state यानी clergy and nobility, and thus the revolution started in 1789. okay, और इसका आउटकम क्या हुआ हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. सो द आउटकम्स आर देयर वाज एबॉलिशन ऑफ मोनार्ची एंड द अराइवल ऑफ डेमोक्रेसी, एंड सो देयर वाज चेंज इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मोनार्ची टू डेमोक्रेसी. देयर वाज एवोल्यूशन ऑफ प्रिविलेजेस गिवन टू क्लर्जी एंड नोबिलिटी, एंड ऑल्सो देयर वाज द एबॉलिशन ऑफ स्टेट सिस्टम. ओके, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या चेंज हुआ ड्यू टू द French Revolution? There was changes in general intellectual orientation of the French society which further influenced intellectual developments in European society. There was also transformation of property, ठीक है, from feudal state system. okay, and that the system was abolished and land lost its significance. okay, now money become important. okay, it strengthens the capitalist class and it also ended the social disorder prevailing in the French society. And the main conclusion, the reign of terror was ended by Napoleon Bonaparte. okay, so the liberty, equality and fraternity, freedom, justice concepts emerged जो earlier नहीं था. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही हमारा देन है कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, जस्टिस ये सब इमर्ज्ड हुआ. ठीक है ना, एंड द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ world society started with the French Revolution. So the earlier inequality was institutionalized in the French society and European society in the form of state system, but now state system was abolished and the equality or modern values was propagated. okay, and next comes the Industrial Revolution which happened to be around in the mid 18th century. okay, सो मिड 18th सेंचुरी में हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और इसके कारण कुछ चेंजेज आए सोसाइटी में. तो वो चेंजेस क्या थे, देयर वाज लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ओके, लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ हैंडमेड प्रोडक्शन यूनिट टू मशीन मेड प्रोडक्शन यूनिट. ठीक है, हैंडमेड टू मशीन मेड. ओके, so due to industrial revolution during the mid 18th century there were certain changes happening in the European society
and it was characterized by large scale production units and the replacement of handmade units with the machine made production units. Okay, and this machine made production units with the establishment of factory system in the European market heralded the emergence of industrial revolution. और इससे क्या हुआ, हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इमर्ज हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्शन यूनिट वाज रिप्लेस्ड बाय मशीन मेड प्रोडक्शन यूनिट एंड द एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. ओके, एंड द एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, इम्पैक्टेड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी. जो हमने कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन पढ़ा अभी, उससे क्या हुआ, बैंकिंग सिस्टम एक्सपेंड हुआ और हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था यूरोपियन सोसाइटी को वो भी चेंज हुआ. तो इसने भी हेल्प किया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान. ओके, द न्यू क्लासेस, यानी अब एक क्लास का उदय होता है जो कि है बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, मैनेजरियल क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, बुर्जुआ क्लास इमर्ज इन द यूरोपियन सोसाइटी. तो कुछ नए क्लासेस इमर्ज हुए यूरोपियन सोसाइटी में ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि बेसिकली क्या था, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, मैनेजरियल क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास जो कि बुर्जुआ क्लास था, वो यूरोपियन सोसाइटी में इमर्ज हुआ. ठीक है ना. एंड द बिगिनिंग ऑफ फैक्ट्री सिस्टम ब्रिंग्स द चेंजेस इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन. यानी अर्लियर क्या था, फ्यूडल सिस्टम था, एग्रेरियन मोड ऑफ प्रोडक्शन था यूरोपियन सोसाइटी में, वो चेंज होकर क्या हो गया, इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन. एंड द स्टेटस ऑफ peasants also changed in the European society and horizontal mobility happened in European society. Horizontal mobility happened in European society. So the peasant now converted into industrial worker. Okay, ठीक है. And due to industrial revolution, because industry were basically established in urban area, there was increase in urban population. Okay, there was increase in urban population. Okay, due to the rural to urban migration, because the peasants become now industrial worker. Okay, and with improvement in healthcare facilities, okay, in the urban area. तो अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है ना, और स्लमाइजेशन भी हुआ. ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन का फीचर्स है, ठीक है ना. बट विथ टाइम वाइड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वाज ऑब्जर्व्ड. ओके, इन द यूरोपियन सोसाइटी द कंडीशंस ऑफ लेबरर्स वर्कर्स डिटोरिएटेड. ओके, देयर वेर repetitive work for factory worker caused estrangement, alienation among the workers. They were alienated from the society as they have no leisure time. Okay, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण सोसाइटी में जो चेंजेस आया वो काफ़ी ज़्यादा पैराडॉक्सिकल चेंजेस था. इससे क्या हुआ, टाइम बॉन्ड वर्क होता था. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या किया, प्रमोट किया टाइम बॉन्ड वर्क, 9 to 6 वर्क. ओके, इसके कारण जो वर्कर्स थे उनका एलिनेशन हुआ, सोसाइटी से भी हुआ, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल रहा है अब. ओके, देयर वाज नो लीजर टाइम फॉर देम. ठीक है, विथ टाइम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इंडस्ट्रियल वर्कर इंक्रीज हुआ. ठीक है, समय के साथ इनका एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इमर्ज्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. ठीक है, ओके. एंड देयर वाज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी आल्सो ऑब्जर्व्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. ठीक है, कैसे हुआ प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्मेशन, लैंड टू कैपिटल. अर्लियर कैपिटल यूज्ड टू बी an important property, but now capital is an important property. ठीक है ना, capitalists become strong and their status increased. Okay, ठीक है. the social relations changes to occupational relations. ठीक है ना, laborers workers worked in factory for wages. ठीक है, पहले क्या था, जो relations था during the earlier stage of society, हमारा social relations था. ठीक है, but now it changes into occupational relations due to the industrial revolution, and the labor worker worked in factory just for wages. There were no as such social relations. Okay, so many social problems also emerged in the European society. Okay, and such as child labor. These social problems includes child labor. Okay,
because children were small and they can easily clean the machine by entering inside it. Okay, and another social problem or another feature due to industrialization was nuclear family, because there was rural to urban migration. Okay, and next issue created due to this was everyone works but differential wages to women and children as compared to men, and so with industrial revolution exploitation of women and children started. Okay, there was not equal wages, okay, for women and children as compared to men. Okay, and so new forms of social inequality appeared in society, and all these changes were contradictory in nature. These disturbed the minds of thinkers of that time, and who were influenced by the scientific methods used the concept of scientific methods to know the changes caused by the industrial revolution, and this prepared the background for the emergence of sociology, and thus emerged the science of society called sociology. Okay, so this is the brief. Okay, कुछ एक पॉइंट है नोट डाउन में कराना चाहूँगा आप लोगों को कि द प्रोडक्ट विच वर्कर प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज नॉट फॉर हिमसेल्फ. ठीक है, जो हमारा इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है वो वर्कर के खुद के लिए नहीं है. ठीक है, ये मार्केट के लिए है. एंड द सरप्लस मेड बाय द लेबर, ठीक है, इज कॉर्नर्ड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट. ठीक है, बिकॉज ही हैज द ओनरशिप ऑफ दैट फैक्ट्री, and that surplus created by the labor is used for the expansion of business. कैपिटलिस्ट का बिजनेस बढ़ रहा है एंड बिजनेस एक्सपेंशन के कारण वर्किंग आवर्स ऑफ द वर्कर्स इज इंक्रीज्ड विदाउट adequate or substantial increase in their salaries. Okay, the surplus become the problem for the labor, and in due course of time the workers were alienated from the product and the production process. He had no say in the production process. ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान ये सब घटनाक्रम घट रहा है और ये आज भी होता है, बट आज तो काफी ज्यादा सुधार हो गया ड्यू टू स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज. एंड ओके, एक और नोट करने का मैं पॉइंट मैं सोच रहा था आपको बता दूं यहीं पे ही कि एक स्टडी था ऑस्कर ल्यूइस का, स्टडी ऑफ यूपी विलेज, जो कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी पे था. कल्चर ऑफ पॉवर्टी एक स्टडी है ऑस्कर लुइस साहब का यूपी विलेज पे. ओके, ऑस्कर लुइस. सो ही फाउंड दैट पीपल बिलोंगिंग टू लोअर सेगमेंट ऑफ कास्ट हैज a strong belief that they are born in their caste because of their past deeds. ठीक है, and they think that if they perform their rules without any deviation in the present times, then in the next birth they will born in higher caste. And the Oscar Lewis claimed that they were trapped in the culture of poverty. Okay, तो ऑस्कर लुइस साहब ने क्या देखा कि पीपल बिलोंग टू लोअर सेगमेंट, जो निचली जाति के लोग हैं, उनके पास एक स्ट्रांग बिलीफ था कि वो उस कास्ट में इसलिए जन्मे हैं क्योंकि उनके पिछले कर्म में कुछ प्रॉब्लम थी, और वो अगर अपने रोल्स को इस जन्म में अच्छे से पूरा करेंगे तो वो अगले जन्म में हायर कास्ट में जन्म लेंगे. ठीक है ना. सो ऑस्कर लुइस टेल दीज थिंग्स एज ए कल्चर ऑफ पॉवर्टी, and the people are trapped in the culture of poverty. Okay, so thank you everyone, and we will meet in the next video. Okay.